नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भारतवर्ष के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को लेकर उपस्थित हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2024 से क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक नया पाठ सिलेबस में शामिल किया है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित है। विज्ञान में जीवन दरअसल एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी हुई एक रचना है। यह पाठ वास्तव में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की एक आत्मकथा है, जो मेरी जीवन यात्रा नामक पुस्तक से संग्रहित है। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद महेंद्र यादव जी ने किया है। विज्ञान में जीवन पाठ में हमें उनके इंजीनियरिंग, रॉकेट और विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में पता चलता है। चूंकि इस बार का प्रश्न एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित प्रश्न है, इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें, ताकि आप सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। तो चलिए, अब मैं समय नहीं लेते हुए इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के विषय में अपने कुछ विचार आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। उससे पहले आत्मकथा क्या है, इसके बारे में भी संक्षेप में जानकारी आपको दे देता हूं। जी हां, एपीजे अब्दुल कलाम जी का कृतित्व एवं व्यक्तित्व। अब चलिए आत्मकथा के विषय में आपको जानकारी देता हूं। आत्मकथा गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें व्यक्ति एक लेखक बनकर अपने जीवन का हूबहू वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। आत्मकथा में लेखक निष्पक्ष रूप से अपने जीवन के गुण दोष का समान रूप से वर्णन करता है। यही नहीं, लेखक अपने जीवन का वर्णन करते समय अपने समय के तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का भी पूरा वर्णन पूरी ईमानदारी के साथ करता है। जो लेखक जितनी ईमानदारी से इसका वर्णन प्रस्तुत करता है, उसकी आत्मकथा उतनी ही अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध मानी जाती है। चलिए, आत्मकथा का संक्षेप में परिचय देने के बाद अब मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में संक्षेप में विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इन्हें जहां एक तरफ मिसाइल मैन कहकर संबोधित किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर जनता के राष्ट्रपति नाम से भी विभूषित किया जाता है। ये भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। इन्होंने देश के राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2002 ईस्वी से लेकर 25 जुलाई 2007 ईस्वी तक कार्य किया। अर्थात ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक तथा एक अभियंता यानी इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। कहा जाता है कि ये एक गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। यही नहीं, ये एक प्रोफेसर, लेखक, वैज्ञानिक तथा एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। अब्दुल कलाम बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण देश को
विज्ञान के क्षेत्र में इतना कुछ दिया कि देश इन्हें पाकर धन्य हो गया और देशवासियों ने इनको सिर माथे पर उठा लिया। डॉक्टर कलाम का जीवन दरअसल संघर्षों से भरा हुआ था। ये भले ही गरीबी और अभावों में जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु इनमें प्रतिभा की बिल्कुल कमी नहीं थी। भले ही जीवन इनका संघर्षों से भरा हुआ रहा, परंतु इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इनका संपूर्ण जीवन ही प्रेरणादायक रहा। इन्होंने मानव मात्र को संदेश दिया कि जीवन में चाहे कुछ भी परिस्थितियां क्यों न आ जाए, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने सपने को साकार करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इन्होंने आगे चलकर युवाओं को संदेश दिया कि सदा आगे बढ़ते रहें और मेहनत करें। अब्दुल कलाम के ये विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और सदा प्रेरित करते रहेंगे। देखा जाए तो इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो संभाला तथा भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी काम किया। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने सन 1974 ईस्वी में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार सन 1998 ईस्वी में भारत के पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को धनुषकौडी नामक एक गांव में यानी रामेश्वरम तमिलनाडु में एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था तथा माता का नाम आसियम्मा था जो एक गृहिणी थी। कहा जाता है कि इनके पिताजी यानी जैनुलाब्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और न ही ज्यादा पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर देने का कार्य भी किया करते थे। यही नहीं, ये एक स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे। अब्दुल कलाम एक संयुक्त परिवार में जन्म लेकर पलकर बड़े हो रहे थे, इसलिए इनका संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिताजी का बहुत प्रभाव पड़ा था। भले ही इनके पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके द्वारा दिए गए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्रारंभिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। ये बचपन से ही बहुत ही शर्मीले स्वभाव के बालक थे। इन्होंने बचपन में स्वटर्ज हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। यादुराई सोलेमन इनके पहले शैक्षणिक गुरु थे, जिन्होंने इनके भीतर के ज्ञान को जो छिपा हुआ था उसे बाहर निकाला था। यदुराई सोलेमन का इनके जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा था। कहा जाता है, एक बार की बात है, 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक एक दिन उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि जब छात्रों को उनकी बात समझ में नहीं आई तो अध्यापक महोदय उनको यह सब समझाने के लिए समुद्र के तट पर ले गए, जहां उन्होंने उड़ते हुए पंछियों को दिखलाकर अच्छी तरह से समझाया। कहा जाता है कि
इन्हीं पंछियों को देखकर कलाम जी के मन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा तथा उसी समय उन्होंने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। जो सपना कलाम ने बचपन में देखा था उसे बड़ा होकर ही उन्होंने पूरा किया। आगे चलकर कलाम प्रोफेसर चिन्नादुरई और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति जी के संपर्क में आए। वे उनके शिक्षक थे जो उनके जीवन में मार्गदर्शक की तरह आए। दोनों गुरुओं का प्रभाव कलाम जी के ऊपर बहुत पड़ा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि रामेश्वरम से रामनाथन और रामनाथन से तिरुचिरापल्ली के संत जोसेफ स्कूल तक की पढ़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान था। कहा जाता है कि अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का भी कार्य किया था। डॉक्टर कलाम ने 1950 में MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ उन्हें 3 प्रोफेसरों का पूरा सहयोग मिला। फिर स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने का भी विचार किया। इसके बाद इन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया, जहां डॉक्टर साराभाई इनके साथ रहे। 1962 ईस्वी में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निर्देशक के रूप में भी भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 ईस्वी में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। सन 1972 ईस्वी में अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। अब्दुल कलाम जी को परियोजना महानिर्देशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। फिर 1980 ईस्वी में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्ष के निकट स्थापित किया। इस तरह भारत भी अंतर्राष्ट्रीय क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परमाणु चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें ही प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र यानी गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन किया। यही नहीं, इन्होंने आगे चलकर अग्नि और पृथ्वी जैसी प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया। डॉक्टर कलाम ने 2020 तक भारत के विकास के लिए विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। डॉक्टर कलाम भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। सन 1982 ईस्वी में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निर्देशक के तौर पर भी आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल्स के विकास पर ही केंद्रित कर दिया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफी हद तक उन्हीं को जाता है। जुलाई 1992 ईस्वी में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 ईस्वी में पोखरान में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और हमारा भारत परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया। डॉक्टर कलाम ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि रॉकेट के क्षेत्र में वान ने V2 मिसाइल तैयार की, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के समय लंदन का विनाश किया था। बाद में उन्होंने नासा के रॉकेट कार्यक्रम में
प्रवेश किया, जहां वे जुपिटर मिसाइल बनाते थे, जो पहली दूरी की मिसाइल थी। वे एक वैज्ञानिक, डिजाइनर, इंजीनियर, प्रशासक और एक प्रौद्योगिकी प्रबंधक थे। उन्हें आधुनिक रॉकेट की दुनिया का जनक भी माना जाता है। कहा जाता है कि अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी में भी बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। ये शाकाहारी थे। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्राप्त करने के अंदाज से लिखी है। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी जो इनकी दूसरी पुस्तक थी। इनकी दूसरी पुस्तक में गाइडिंग सोल्स, डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ आध्यात्मिक विचारों को उद्घाटित करती है। इन्होंने तमिल भाषा में भी कविताएं लिखी है। इनकी पुस्तक इतनी अच्छी थी कि यह भी कहा जाता है कि दक्षिणी कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफी मांग है और वहां इन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है। यूं तो अब्दुल कलाम किसी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याण संबंधी नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति भी माना जा सकता है। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया है। डॉक्टर कलाम भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे और इसके लिए इनके पास एक सफल योजना भी थी। परमाणु हथियारों के क्षेत्र में यह भारत को सुपर पावर बनाने की बात भी सोचते रहते थे। वह विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास चाहते थे। डॉक्टर कलाम का कहना था कि सॉफ्टवेयर का क्षेत्र सभी वर्जनाओं से मुक्त होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी उपयोगिता से लाभान्वित हो सके। तभी तो सूचना और तकनीकी का विकास तीव्र गति से हो सकेगा। जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति के दायित्व से मुक्त हो गए, तब डॉक्टर कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के मानद फेलो व एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलपति, अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत भर में कई अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं में सहायक के रूप में भी कार्य किए। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के क्षेत्र में पढ़ाया। यही नहीं, सन 2012 ईस्वी में कलाम ने भारत के युवाओं को भ्रष्टाचार को हराने के लिए एक कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। डॉक्टर कलाम कर्नाटक भक्ति संगीत हर दिन सुनते थे और हिंदू संस्कृति में अत्यंत विश्वास भी करते थे। 27 जुलाई 2015 ईस्वी की शाम को अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में एक व्याख्यान दे रहे थे। उसी समय उन्हें दिल का दौरा हुआ और वे बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। ठीक 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनका निधन कोई सामान्य व्यक्ति का निधन नहीं था, बल्कि एक महान व्यक्ति का निधन था। उनकी मृत्यु से देश ने बहुत कुछ खोया। उनकी मृत्यु देश की एक बहुत बड़ी क्षति थी। डॉक्टर कलाम का जीवन अति साधारण था। डॉक्टर कलाम अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन समान रूप से किया करते थे। कलाम ने कई स्थानों पर इसका उल्लेख भी किया है कि वे तिरुकुरल का भी अनुसरण
किया करते थे। उनके भाषणों में कम से कम एक कुरल का उल्लेख अवश्य रहता था। भारत को महाशक्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते देखना उनकी दिली मंशा थी। उन्होंने कई प्रेरणादायक पुस्तकों की भी रचना की और वे तकनीक को भारतवर्ष के जनसाधारण तक पहुंचाने की हमेशा वकालत किया करते थे। बच्चों और युवाओं के बीच डॉक्टर कलाम बहुत अधिक लोकप्रिय थे। वह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी थे। वे जीवन भर शाकाहारी थे। वे जीवन भर शाकाहारी रहे। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी पुस्तकें कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर कलाम एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचनाएं की जो इस प्रकार है। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया माई ड्रीम तथा साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। इन पुस्तकों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। इस प्रकार ये भारतवर्ष के एक विशिष्ट वैज्ञानिक थे जिन्हें 40 से भी अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हो चुकी है। आइए डॉक्टर कलाम जी को अब तक कौन कौन सा पुरस्कार व सम्मान मिला है, मैं इसकी भी यहाँ पर आलोचना कर देता हूँ। ध्यान देकर सुनिएगा। डॉक्टर कलाम एक असाधारण व्यक्ति थे। इनका व्यक्तित्व न केवल असाधारण था बल्कि इनका कृतित्व भी असाधारण था। इन्हें वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारतवर्ष में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान देने हेतु भारत रत्न, इसके साथ ही साथ भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। भारत सरकार की ओर से इन्हें 1981 ईस्वी में पद्म भूषण और 1990 ईस्वी में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, जो इनको इसरो और DRDO में कार्यों के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए तथा भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य करने हेतु प्रदान किया गया। यही नहीं, डॉक्टर कलाम जी को अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। यानी यही नहीं, इन्हें भिन्न भिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी कई पुरस्कारों और सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। जैसे डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ लॉज मानद उपाधि, डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, डॉक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मानद उपाधि, रामानुजन पुरस्कार, वीर सावरकर पुरस्कार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, विशिष्ट शोधार्थी पुरस्कार आदि आदि कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर कलाम जैसे प्रतिभावान व्यक्ति किसी देश को ही प्राप्त होता है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर जन्म लेकर इन्होंने न केवल अपने कर्मों से अपनी मातृभूमि को गौरवान्वित किया बल्कि संपूर्ण भारत भूमि को भी गौरवान्वित किया। डॉक्टर कलाम एक ऐसे भारतीय प्रतिभा थे जिसका कोई जोड़ नहीं है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। आत्मकथा उन्हें एक विशिष्ट व्यक्ति का दर्जा दिला दिया है। धन्य है वे और धन्य हैं उनकी मां जिन्होंने कलाम जैसे रत्न को जन्म दिया है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के संपूर्ण जीवन को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।